हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चली है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरेट फिजिक्स बाय हरीश सर। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और वो भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। अलग अलग फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही साथ अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आपको बहुत ही बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देन इसके बाद ये मेरा काइनेमेटिक्स मोशन वन डायमेंशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगा और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स में कंप्लीट करा दूंगा। पहले थ्योरी पार्ट, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स, फिर थ्योरी पार्ट, फिर न्यूमेरिकल्स। इस तरह से मैं चीज़ों को कंप्लीट करते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में न्यूमेरिकल्स। और आज जो न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वैराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आज की ही सेशन में और आज के ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, नीट में कैसे आते हैं, आईटीजे मेंस में कैसे आते हैं, उन सबका भी डिस्कशन करेंगे। बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन हम रखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत ही आप लोग कर लेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस कराएंगे, फिर अच्छे लेवल की क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये पहला क्वेश्चन ही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन इसके बाद बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। देखते हैं क्या रहा है कि अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आपको समझ में आ गया, जहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। गोस अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर काम करते हैं, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो चलिए हम लोग एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस बना देते हैं। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसको हमने मान लिया है ओरिजिन। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो मान लीजिए ये 0 है, ये 10, ये 20, 30, 40 और इसके जस्ट पीछे हम क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और ये हम मान लेते हैं -10, -20, -30, -40। तो -10, -20, -30, -40। इसी तरह से हम यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं 10, 20, 30, 40 इक्वल डिस्टेंस लेना चाहिए मार्क पे। ठीक है, अब सुनिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, गोस अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, अप टू कहां तक, 20 मीटर, 0। मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है, 20 मीटर, और वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है, 0। ये वहां क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस पे भी चल रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है 20 मीटर। तो इसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। इसका मतलब पार्टिकल यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, पार्टिकल यहां पे है, इस पॉइंट पर है पार्टिकल। तो इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं, ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 20, 0। मीटर वगैरह तो बाद में मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके। एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, और इसी लाइन पर वापस आता है। तो पहले पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि ओरिजिन है, ओरिजिन चलना स्टार्ट करता है यहाँ पर, पॉइंट ए पर पहुंचता है, और इस पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट कितने हैं, 20, 0। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, एंड रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर। मतलब अब पहले ये ऐसे गया, अब वापस घूमकर ऐसे कहां तक आ रहा है, यहां तक, टिल हियर, यहां तक आ रहा है। देखिए ऐसे घूमकर आ रहा है, समझ में आ रहा है, पहले ऐसे गया, फिर घूमकर ऐसे वापस आ गया, कहां तक, -20 मीटर। तो इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। तो पार्टिकल पहले ऐसे गया, फिर घूम के कहां पे आया, ये पॉइंट सी पर आ गया। बोलो ठीक है, ये क्या था इसका, ओरिजिन, इसे बोलते हैं ओरिजिन, इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, तो पहले यहां गया, फिर घूमकर ऐसे वापस आया, और कहां तक आया, सी तक, और सी पॉइंट कितना बोला इन्होंने, -20 मीटर तक आया। मतलब सेम ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर की है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, -20, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सी। अब आपको समझ रहे हैं, पार्टिकल पहले चलता है इस ओरिजिन से इस पॉइंट ए तक, ए की तरफ, फिर वापस आता है और फिर सी पॉइंट तक चलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ है ना, पाथ की टोटल लेंथ। ओ से ए गया, ए से ओ गया, फिर ओ से सी गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले ओ से ए जाएगा, फिर
ओ से फिर ए से ओ जाएगा, फिर ओ से सी जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओ से ए कितना गया 20, भाई ये 20,0 मतलब कितना हो गया, ये 20 मीटर है। और वापस कितना आ रहा है, ये भी 20 मीटर है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ओ ए कितना है 20 प्लस ए से ओ कितना है 20 प्लस ओ से सी कितना है 20। डिस्टेंस को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है। याद रखिएगा डिस्टेंस को इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना चल रहा है हमें इतना बताइए बस। माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं है, आप हमेशा सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस के केस में, ठीक है। तो 20 20 20 कितना हो गया 60 मीटर हो गया। इसका मतलब पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस कितना है, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब आपको पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि पार्टिकल की टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना, क्योंकि पार्टिकल ऐसे गया घूमकर ऐसे वापस आ गया। तो टोटल कितना चला, पहले यहाँ से यहाँ तक चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, सारी पाथ की लेंथ को हम ऐड कर देंगे। ये समझ में आ गया 20 मीटर है, क्योंकि ये ओरिजिन से चल रहा है 20 मीटर तक जा रहा है, घूमकर वापस फिर 0 पे आ रहा है, फिर 20 मीटर तक जा रहा है और एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हमें -20 रखना होगा, नो, यहाँ पे +20 रखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई डिस्टेंस की। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये पार्टिकल की थी इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल की, ये थी फाइनल पोजीशन। तो क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन यही तो होता है। फाइनल कितना है -20, तो ये कर दीजिए -20, इनिशियल कितना है 0, दैट इज -20। अब -20 तो यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट कर रहे हो तो माइनस आई कैप को हम अपोजिट डायरेक्शन में डिनोट करेंगे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो प्लस आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो माइनस आई कैप लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे, क्योंकि माइनस आपने ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे। तो माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में आपका मोशन है, पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस के अराउंड में, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है। देखो यहाँ पे आई कैप तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है। माइनस यहाँ पे इस बात को बताता है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा -20 आई कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओनली 20 मीटर। कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर हो जाएगा, याद। सो आपसे पूछा था डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, और डिस्प्लेसमेंट में आप दोनों निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, -20 आई कैप, यहाँ पे लगा दीजिएगा मीटर, इसकी यूनिट लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया, इजी है। अब चलते हैं अपने थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाए, इसके बाद कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चंस कराएंगे, बने रहिए। देखिए बेटा ये आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में। अ कार मूव्स फ्रॉम O टू D, एक कार है जो O से D तक जाती है, मतलब पहले O से A जाती है, फिर A से B जाती है, B से C जाती है, C से D जाती है, ठीक है। मतलब कार का जो मोशन है और मोशन का जो पाथ है वो पाथ है O से A, A से B, B से C, C से D है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट O टू D अलोंग द पाथ OABCD, इस पाथ के अलोंग कोई कार चलती है, शोइंग फिगर। What is the distance traveled, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया, एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, उस कार का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है और उस कार का टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो देखिए पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। वापस कहाँ पे आ रहा है, डी पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन एफ। जहाँ से चलना स्टार्ट करता है उसको इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, जहाँ तक अपनी ट्रेवल जर्नी खत्म करता है उसे हम फाइनल पोजीशन बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस क्या होगा। भाई डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की टोटल लेंथ, या आप बोल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इसके पाथ की टोटल लेंथ क्या है। भाई O से A चला, फिर A से B चला, B से C चला, C से D चला, और सारी डिस्टेंस दी गई है। O से A तक 8 किलोमीटर, A से B तक 4 किलोमीटर, B से C तक 4 किलोमीटर, C से D तक 1 किलोमीटर चला।
तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले वो O से A चलेगा, फिर A से B चलेगा, फिर B से C चलेगा और फिर फाइनली C से D चलेगा। पहले O से A चलेगा कितना 8 किलोमीटर, फिर A से B चलेगा 4 किलोमीटर, फिर B से C चलेगा 4 किलोमीटर एंड देन फाइनली C से D चलेगा 1 किलोमीटर। क्योंकि डिस्टेंस को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, टोटल कितना चल रहे हो बस इतना बताओ। 4 4 कितना हो गया 8 और 8 8 कितना हो गया 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 किलोमीटर। इसका मतलब इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 17 किलोमीटर है। मतलब इस कार ने को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर। ओके हाँ, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पार्टिकल चलना यहां से स्टार्ट कर रहा है और यहां तक चल रहा है, तो एरो बना दो, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, O से D इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है OD वेक्टर। क्या है OD वेक्टर, बोलो है कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड एंड टू द पॉइंट D, जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, जहां पे जर्नी खत्म कर रहा है, उसमें एरो बना दो। इस एरो, ये एरो क्या बताता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया OD। अब OD कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से देखते हैं। देखिए ये कितना है 4 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, वो भी 4 किलोमीटर होगा। तो ये कितना होगा, ये भी 4 किलोमीटर होगा, बोलो ठीक है। अच्छा ये कितना होगा, आपको पता है ये कितना है 4 किलोमीटर, पूरा 4 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर, तो ये कितना होगा 3 किलोमीटर। आसान है, मैं फिर से बताऊं, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं फिर से बता देता हूँ आपको, परेशान नहीं हो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बस। देखिए O से A से B, B से C, C से D चला, ठीक है ना, ये B, ये C, ये D। ये O से A कितना है बेटा 8 किलोमीटर है कि नहीं, ये कितना है 4 किलोमीटर है, ये कितना है 4 किलोमीटर और ये कितना है 1 किलोमीटर है। एक बात बताइए, अगर टोटल 8 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी, हाँ। इसको हम पहले यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। हमें ये निकालना है, तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गई 4 किलोमीटर है, क्योंकि 8 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो ये 4 किलोमीटर हुई। अच्छा ये हमें टोटल पता है कितनी है 4 किलोमीटर, इस 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस करो 3 किलोमीटर, तो ये कितनी बची भाई, 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस करोगे 3 किलोमीटर बचेगा ना, तो ये कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये है 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, तो देखो ये है 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये है 4 किलोमीटर और ये है 3 किलोमीटर। तो पाइथागोरस का इक्वेशन लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो बताइए अगर इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 25, इट कम्स आउट टू बी 5 आ जाएगा मीटर, किसमें आ जाएगा मीटर, किलोमीटर में आ जाएगा। तो मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड कितना है 5 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि OD वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो है 5 किलोमीटर, बट डायरेक्शन क्या होगी, चलो डायरेक्शन देखते हैं। अब इस डायरेक्शन को दो तरीके से देखा जा सकता है। इस OD वेक्टर को लिखने के दो तरीके हैं। अब आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसी तो है, देखो ऐसे डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। बस इतना भी बोल दोगे तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया है। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ ले, क्या पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ये आपके सामने है 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का एक और तरीका है, पूछो क्या भाई, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट और ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। भाई एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4i कैप और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है -3j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का एक और तरीका है 4, ये 4 क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो 4i कैप कर देना, और ये 3 किलोमीटर क्या है वाई एक्सिस, वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन वेक्टर को j कैप से डिनोट करते हैं, तो -3j कैप। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का तरीका ये भी है, जो चाहे आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख लो और चाहे आप इस तरह से लिख लो, दोनों बात सेम है, क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 4 किलोमीटर के साथ कितना एंगल बना रहा है। एंगल के लिए भाई इसकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो लिखना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन एक तो आपने ऐसे लिख दी आसानी से, बोलो ठीक है,
एक हमारे पास एक और तरीका है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, अल्फा, कितना मान लेते हैं, एंगल अल्फा है। हम इस अल्फा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आपको समझ में आ गया, आपको बस अब ये एंगल अल्फा निकालना है। अब ये एंगल अल्फा कैसे निकालेंगे, अगर आपको पता हो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको ये निकालना है, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये कितना है 3 किलोमीटर, ये कितना है 4 किलोमीटर। tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, अरे tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस कितना होता है 4, तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया 3/4, यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन मान लो, मैंने कई बार बताया है, मान लीजिए आपके पास कोई एंगल है ए बी सी और ये अगर 90 डिग्री है, याद रखिए अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो 37 डिग्री के सामने वाला क्या होता है 3, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगा 4, और ये लेंथ कितनी होगी 5, तो दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स, इन्हें बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स। अब यहां से अगर आप tan 37 डिग्री निकालो तो tan 37 डिग्री कितना होगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस हो गया 4, तो देखो 3/4 आ गया। तो यहाँ पे अल्फा बराबर कितना होना चाहिए 37 डिग्री होना चाहिए, याद रखिएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर या कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस 4 किलोमीटर वाले डिस्प्लेसमेंट के साथ 4 किलोमीटर वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री एंगल बना रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री एंगल बना रहा है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये आप निकाल सकते हो, ये टोटल कितना होगा 90, ये 37, ये कितना होगा 53 डिग्री होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वर्टिकल के साथ 53 एंगल बना रहा है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने के कई तरीके हैं। एक ये तरीका है जिसका डायरेक्शन वेक्टर हमने ये निकाल ली 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री, और दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 4 किलोमीटर, जैसे कि आपने इस तरह से निकाल दिया पाइथागोरस से, और डायरेक्शन बताने के लिए आपको बता दिया टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, बस समझने की जरूरत है, आपको दोनों समझ के करना, दोनों को समझना अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल, डिस्टेंस भी निकाल लिया, साथ में आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वाई डायरेक्शन को जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन एक न्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, एक पर्सन सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चलना स्टार्ट करता है ऑफ अ रेडियस 40 मीटर, मतलब एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है लाइक दिस, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, मतलब एक पार्टिकल ए पॉइंट चलना स्टार्ट करता है बी पॉइंट पे, तो इसी को बोलते हैं सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो पार्टिकल ए पॉइंट चलना स्टार्ट करता है बी पॉइंट पे, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा, इस सेमी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस आपको पता है, ठीक है, इसका सेंटर होगा ओ, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, लेट इट बी 40 मीटर की रेडियस दी गई है, ओके 40 मीटर। ही स्टार्ट्स एट वन एंड, ये एक एंड से चलना स्टार्ट करता है एंड रीचेस टू द अदर एंड, ये इस एंड से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, ओके। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की लेंथ। तो ये पार्टिकल जो ए से बी जा रहा है, इस ए से बी की लेंथ पूछ रहा है, ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया आपका फाइनल। देखो ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है। एक बात बताइए, सेंटर से लेकर इस एंड तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस, और ये क्या है रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस का ट्वाइस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर। तो कोई भी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लेंथ ऑफ अ सर्कल which passes through the center, जो कहां से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन सेंटर से पास करती है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। तो बेटा ये ए सी बी क्या है, ये डायमीटर ही तो है, ये क्या है, डायमीटर ही तो है। और डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अब आप बताइए रेडियस कितना है, 40 मीटर का रेडियस है, तो ये हो गया 80 मीटर, ये क्या हो गया आपका 80 मीटर। सो 80 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया,
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब ए भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हो गया 80, डायरेक्शन क्या है ए से बी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब आई क्या है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक। इनिशियल पॉइंट ए आई है और फिर फाइनल पॉइंट बी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 आई का। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछना था, तो ये मैग्नीट्यूड आपको निकाल दिया। बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, कौन सी पाथ फॉलो करी है, ये पाथ इसने फॉलो किया है। अगर ये पूरा सर्किल घूमता, सुनो पूरा सर्किल घूमता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, सर्कमफ्रेंस के बराबर करता है ना। अगर ये पूरा सर्किल घूमता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, सर्कमफ्रेंस के बराबर करता। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की लेंथ होता है, बोलो है कि नहीं। अगर ये पूरा सर्किल घूमता, पूरा सर्किल घूमता तो सर्कमफ्रेंस को कवर करता, मतलब सर्कमफ्रेंस के बराबर इसकी डिस्टेंस हो जाती। लेकिन आधा सर्किल घूम रहा है तो सर्कमफ्रेंस का आधा हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2 क्या समझ में आया भाई, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। एक कंप्लीट सर्किल पूरा करने में पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, एक कंप्लीट सर्किल पूरा करने में। लेकिन पार्टिकल कंप्लीट सर्किल पूरा नहीं कर रहा है, अगर करता, अगर पार्टिकल कंप्लीट सर्किल पूरा करता तो सर्कमफ्रेंस कितना कवर करता, 2 पाई आर का सर्कमफ्रेंस कवर करता। लेकिन पार्टिकल तो आधा ही चल रहा है, आधा चल रहा है तो कितना कवर करेगा, 2 पाई आर बाई 2। तो 2 पाई आर बाई 2 कर दीजिए फटाफट से, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी पाई आर, बोलो है कि नहीं। ये पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करी है पाई आर, तो बस फटाफट से पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 40। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा मीटर में, क्योंकि सारी वैल्यूज मीटर में दी गई है। आसान, इजी है, क्लियर हो गया। अब आपको पता है डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो डिस्टेंस मतलब होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब इसी में मान लीजिए अगर क्वाड्रेंट पूरा करता, मतलब 1/4 सर्किल का 1/4 पार्ट कवर करता। जैसे आपसे कहता कि एक पार्टिकल है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है लाइक दिस, ये इसका सेंटर है, मतलब ये क्या कवर कर रहा है 1/4 ऑफ द सर्किल, ऑफ द 1/4 ऑफ द सर्किल का 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, मतलब एक क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं 1 क्वाड्रेंट, बोलो है कि नहीं। तो पार्टिकल ए से चल रहा है बी पर आ गया, अगर ये जाता तो सेमी सर्किल पूरा करता, फिर जाता तो 3/4 कवर करता, और फिर पूरा करता तो एक सर्किल पूरा कर लेता। लेकिन अभी पार्टिकल सिर्फ यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल ने पहला क्वाड्रेंट कवर किया है, कहां से कहां तक गया, ए से बी तक गया। जब ये ए से बी तक जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बहुत आसान है। देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आप क्या बताएंगे, डिस्टेंस आप बताएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी का पाथ। तो आपको पता है अगर पूरा सर्किल अगर घूमता तो कितना होता, सर्कमफ्रेंस के बराबर होता, सर्कमफ्रेंस के बराबर होता। अगर पूरा सर्किल घूमता तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होता। अभी पूरा सर्किल नहीं घूम रहा है, पूरा सर्किल नहीं घूम रहा है, कितना सर्किल घूम रहा है 1/4, और जब 1/4 घूमेगा तो आप क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया पार्टिकल का डिस्टेंस, इस केस में ए से बी तक का डिस्टेंस पाई आर बाय 2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये हो गया पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ये होगी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल ऐसे मिला दीजिए, इनिशियल से फाइनल मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आपको ये पता है ये है रेडियस, ओ से ए रेडियस और ओ से बी भी क्या होता है, रेडियस होता है, ये निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर अंडर रूट 2। ये हो जाएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस केस में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकाले, क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 1/4 ऑफ द सर्किल है, तो सर्किल का पूरा सर्किल घूमता तो 2 पाई आर, 1/4 घूम रहा है तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर बाय 2 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए से बी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो भाई, ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसकी दोनों साइड्स बराबर है। तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। डिस्टेंस मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकाल के r√2 कर सकते हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। चलिए हम एक दो क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। कैसे क्वेश्चन करते हैं फिर से बताते हैं आपको। बेटा मान लीजिए कि इसी सर्किल का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, जैसे देखिए बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। मान लेते हैं इस बार एक पार्टिकल है, वही अर्क में मूव कर रहा है, किसी कर्व में मूव कर रहा है। चलिए तो मान लेते हैं पार्टिकल किसी कर्व में ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस,
ए से बी में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, ये सेमी सर्कुलर नहीं, कोई अर्क मान लेते हैं, ये इसको और कम ले लेते हैं, चलिए ये मूव कर रहा है कोई पार्टिकल ए से बी तक मूव कर रहा है। इस कर्व का या इस सेमी सर्किल तो नहीं है, इस कर्व का रेडियस मान लेते हैं, ये सेंटर है ओ, सेंटर ओ है, और ये रेडियस कितना है मान लेते हैं, रेडियस है लेट इट बी आर, रेडियस कितना है लेट इट बी आर, रेडियस है, रेडियस कितना मान लेते हैं आर मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है, लेट इट बी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस केस में आपसे पूछा जा सकता है बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बहुत आसान है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे रेडियस की हम कोई वैल्यूज लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे लेते हैं। देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, ए से बी क्या होता है, यही तो डिस्टेंस होता है, इसी को तो बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, अर्क लेंथ ए बी, ये क्या है अर्क लेंथ, और अर्क लेंथ कितनी है भाई, ए से बी अर्क लेंथ है। और अर्क लेंथ आपको पता है, मैंने बताया है, क्या बताया है, अर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से किसी एक की डिस्टेंस दोनों की बराबर ही होगी, डिस्टेंस मतलब रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल इन रेडियन, तो डिस्टेंस कितना है मतलब रेडियस कितना है आर, और एंगल कितना है 60 डिग्री, इसको किस में निकालना पड़ेगा, रेडियन में, तो पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है ना 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ आर, तो दिस इज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी के द्वारा, पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ आर। पाई की वैल्यू रखना हो तो रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे दो वेक्टर, रेडियस में एक वेक्टर होता है ना, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, यही तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ए से बी में, और हमें ये रेडियस वेक्टर पता है, ये रेडियस वेक्टर पता है, और दो वेक्टर्स आपस में अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू आपने डायरेक्ट निकालनी सीखी थी। अगर आपको पता है मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इनका जो आर नेट जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2, ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखवाया था विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको प्रूफ करके भी बताया था। अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इस तरह से हम निकालते हैं 2a cos थीटा बाई 2। इसी तरह से हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसको आप समझ में आ गया, इसको रफ कर दें, चलिए इसको आप रफ कर दीजिए। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा 2, दो लिखिए, पहले 2 लिखिए, फिर ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लिखिए r, फिर लिखिए cos थीटा बाय 2, थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री बाय 2 हो गया, तो 2r cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3 बाय 2 होता है, तो 2r मल्टीप्लाई बाय √3 बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, √3r आ जाएगा इन मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, बताइए क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी बताया आपको कि दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, तब इनका रिजल्टेंट वेक्टर आप डायरेक्ट निकालते हो 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ पे ये जो एंगल थीटा होता है ना, इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम एंगल होता है, ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल होता है। हालांकि आप लेने को तो ये एंगल भी तो ले सकते थे, नहीं ये एंगल नहीं लेना है, हमें हमेशा दो वेक्टर्स का स्मॉलेस्ट एंगल ही लेना है। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, 2r cos थीटा बाई 2, और थीटा कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सारी चीजें आपको वेक्टर में पढ़ाई, तभी मैंने बताया था कि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर का ज्यादातर हम लोग यूज आगे की चैप्टर्स में करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए कहीं मत जाइएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी कह सकता है, क्वेश्चन नंबर 4th या 5th कुछ भी होगा XYZ, आपसे कहा एक पार्टिकल है जो किसी अर्थ में मूव कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल ये किसी अर्थ में ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस, ये ऐसे मूव कर रहा है, ओके, पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और बी पे आ रहा है, ठीक है, किसी अर्थ में मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसका
सेंटर मान लेते हैं, लेट इट बी, ये इसका सेंटर, इस सर्किल का सेंटर ये है O। जिस अर्क में मूव कर रहा है, जिस पाथ में मूव कर रहा है, जिस कर्व में मूव कर रहा है, उस कर्व का सेंटर कितना है? O है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड, आपसे एक चीज और भी दिया गया है कि ये जो रेडियस है ना बेटे, ये जो रेडियस आप दिखाई दे रहा है ये क्या है? रेडियस ऑफ द पार्टिकल, रेडियस। हाँ, किस रेडियस के? तो हम रेडियस मान लेते हैं, लेट इट बी 22 मीटर। कितना मान लेते हैं? 22 मीटर की रेडियस में, कि 22 मीटर की रेडियस किसी सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है और किसी अर्क में मूव कर रहा है, ए से बी अर्क में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको ये एंगल दे दिया गया है, ये एंगल आपको, सपोज दैट ये एंगल दिया गया है आपको, लेट इट बी 270 डिग्री। कितना दे दिया गया? 270 डिग्री का एंगल दे दिया गया है। इतनी बात कह दी गई आपसे। आपसे कह रहा है चलिए फटाफट से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, फटाफट से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अर्क लेंथ। भाई ए से बी की क्या होती है? अर्क लेंथ। तो ए से बी की अर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? अर्क लेंथ, और अर्क लेंथ क्या है? ए बी। और अर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? रेडियस, रेडियस कितना दिया गया? रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। तो रेडियस कितना है? 22। एंगल इन रेडियन कितना है? थीटा। तो थीटा बराबर कितना है? 270 डिग्री। इसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में। तो 270 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है जी। तो ये हो गया 22 इंटू 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा और 9 से कैंसिल कर दीजिए। 9 3 अपॉन 9 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 पाई एंड इट कम्स आउट टू बी 33 पाई। सो 33 पाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन कर्व AB। AB की कर्व में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करी है, पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करी है कितनी आ गई? 33 पाई आ गई। कैसे निकाला आपने? अर्क लेंथ। और अर्क लेंथ बराबर क्या होता है? डिस्टेंस रेडियस मल्टीप्लाई बाय कितना एंगल सस्टेन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक पार्टिकल है, अभी पहले यहाँ पे था, फिर घूमकर यहाँ पे आ गया, कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? मान लीजिए थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। वो ए से चला और कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया। ये सेम रेडियस को कवर कर रहा है, आर और आर दोनों रेडियस, कर्व की रेडियस सेम है। ये जो अर्क लेंथ होता है, ये अर्क लेंथ बराबर क्या होता है? एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। और ये एंगल किस में लेना है? हमें रेडियन में लेना है, याद रखिएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जब हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अर्क लेंथ। तो कर्व वाले क्वेश्चन में या किसी सर्किल वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अर्क लेंथ से निकालेंगे। तो 33 पाई आ गया। अब बात आती है सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2r cos थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो 2 इंटू आर कितना है? रेडियस कितना है? 22। cos थीटा कितना है? 90 डिग्री बाई 2। और cos 90 बाई 2 कितना हो गया? 45 डिग्री। और cos 45 कितना होता है? अंडर रूट 2 होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। तो देखो 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 22 अंडर रूट 2 हो गया। तो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इन मीटर में। अगर मीटर में होगा तो मीटर में निकाल दीजिएगा, अदरवाइज जिस यूनिट में रखा जाएगा उस यूनिट में निकाल दीजिएगा। डिपेंड करेगा रेडियस पे, क्योंकि रेडियस भी कितना किसमें है? मीटर में है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए, किसी अर्क के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नहीं होगा, 2 cos थीटा बाई 2 होगा। ठीक है ना? चलिए इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। चलो देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छे फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना? कह रहा है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में। एक पार्टिकल है किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकंड। वो एक चक्कर पूरा करता है, एक रेवोल्यूशन पूरा करता है 40 सेकंड में। मतलब समझ के देखिए कि एक पार्टिकल है, एक सर्किल पूरा कर रहा है, r रेडियस के सर्किल, r रेडियस का सर्किल है, और एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। मतलब यहां से चल रहा है और घूमकर यहीं पे वापस आ रहा है, ऐसे चल रहा है और घूमकर वहीं पे वापस आ रहा है। तो इसको एक ऑसिलेशन या कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 मिनट 20 सेकंड। 20 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करिए। बहुत आसान है।
तो पहले एक काम करते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको कितने टाइम में पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है 2 मिनट प्लस 20 सेकंड में पूछ रहा है ना? तो 2 मिनट 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना होगा? 120 सेकंड होगा प्लस 20 सेकंड, इट कम्स आउट टू बी 140 सेकंड होगा। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि पार्टिकल हमें 120 सेकंड के बाद पार्टिकल का क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अब सोचिए, पार्टिकल एक चक्कर पूरा करेगा 40 सेकंड, 2 चक्कर पूरा करेगा 80 सेकंड, 3 चक्कर पूरा करेगा 120 सेकंड। तो पार्टिकल जब 3 चक्कर पूरा करेगा, 3 रिवॉल्यूशन करेगा, तो 120 सेकंड लेगा। लेकिन हमको निकालना है 40 सेकंड में। इसका मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में एक चक्कर, फिर 40 सेकंड में एक चक्कर, मतलब टोटल 3 चक्कर में कितना समय लगेगा? 120 सेकंड। तो आधा चक्कर करेगा 20 सेकंड में। भाई जब एक पूरा चक्कर कर रहा है 40 सेकंड में, तो आधा चक्कर कितना करेगा? 20 सेकंड में करेगा। इसका मतलब ये हो गया 40 प्लस 40 प्लस 40 120 एंड हाफ। इसका मतलब पार्टिकल कहां पे आ गया? ये पार्टिकल बी पे आ गया। कितने चक्कर करने के बाद? मतलब 3.5 चक्कर करने के बाद पार्टिकल 120 सेकंड के बाद कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। बोलो क्लियर है? बात तो समझ में आ गई होगी आपको। एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन एग्जैक्टली ये कह रहा है कि 140 सेकंड के बाद बताइए पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि पार्टिकल ने 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन पूरा किया है। तो 140 सेकंड के बाद इसका टोटल कितना रेवोल्यूशन होगा? तो 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन, 80 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन, 120 सेकंड में 3 रेवोल्यूशन और आधा रेवोल्यूशन 20 सेकंड। तो 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में टोटल 3.5 रेवोल्यूशन करेगा, 3.5 रेवोल्यूशन करेगा। इसका मतलब हो गया कि 40 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? एक रेवोल्यूशन कर रहा है। तो 140 सेकंड में कितना करेगा? तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 1/40 रेवोल्यूशन करेगा। बोलिए है कि नहीं? तो कितने सेकंड में पूछ रहा है? 140 सेकंड में वो पार्टिकल कितना रेवोल्यूशन करेगा? 1/40 मल्टीप्लाई बाय 140, इट कम्स आउट टू बी दिस मच रेवोल्यूशन। इतना रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये कितना रेवोल्यूशन हो गया? 3.5 रेवोल्यूशन हो गया। 3.5 का रेवोल्यूशन हो गया। तो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो 3 रेवोल्यूशन और आधा चक्कर 3.5 चक्कर। तो 3.5 चक्कर के बाद पार्टिकल का पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो भैया एक बात बताइए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक चक्कर अगर पूरा करता, ध्यान समझना, अगर एक रेवोल्यूशन करता तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होता कि नहीं भाई? अगर एक चक्कर करता तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होता, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r होता है इसका सर्कमफ्रेंस। लेकिन कितना चक्कर कर रहा है? 1 2 3 3.5। तो 3.5 चक्कर करने में इसका कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस है वो एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस है, एक कंप्लीट चक्कर की डिस्टेंस है। तो टोटल कितना चक्कर किया है? 3.5 चक्कर किया, क्योंकि बोल रहा है ना 140 सेकंड के बाद इसका हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 140 सेकंड के बाद इसने 3.5 रेवोल्यूशन किया है। तो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होता है 2 पाई r, तो 3.5 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको आप समझ में आ गया? आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो इसको आप प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एक डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस कंप्लीट करने में, या कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कर रहा है? 2 पाई r डिस्टेंस कवर्ड, 2 पाई r डिस्टेंस कवर्ड। इतना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है एक रेवोल्यूशन में। कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? 3.5 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिस्टेंस कवर्ड। बोलिए है कि नहीं? तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है मेरे भाई? इसका मतलब दिस मच डिस्टेंस इज कवर्ड। इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब बात है यहाँ पे रेडियस दिया गया है क्या? नहीं, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया गया, तो स्मॉल r का रेडियस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपिटल R की जगह क्या करेंगे? स्मॉल r करेंगे, क्योंकि हमें रेडियस क्या दिया गया है? स्मॉल r दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये हो गया 2 पाई r इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो यहाँ से हम 2 पाई है 22/7 मल्टीप्लाई बाई r इंटू 35 अपॉन 10 कर देंगे। 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा 22r। कितना बचेगा? 22r। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 22r का डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना रेवोल्यूशन करेगा? 3.5 रेवोल्यूशन करेगा।
तो 3.5 रेवोल्यूशन करने पे इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 22r का डिस्टेंस होगा। अब एक बात बताओ, पार्टिकल घूम कर पहले यहाँ पे आया, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन और 3.5 रेवोल्यूशन में पार्टिकल यहाँ पे आ गया। पार्टिकल फाइनली इनिशियल ये था और पार्टिकल फाइनली यहाँ पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 into r। बात समझ में आ रही है भाई, पार्टिकल समझो बात को। देखो जैसे 1 रेवोल्यूशन, 2, 3 यहां से चला और आधा ये पहुंचा, तो चल तो यहां से रहा था इनिशियल और फाइनल यहां पहुंच गया। तो भाई ये क्या होता है, डायमीटर ही तो होता है। बोलो ये डायमीटर तो होता है, कितना होता है डायमीटर, d के बराबर, और d बराबर होता है 2 into r, मतलब रेडियस का डबल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मतलब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, और डिस्टेंस कितना होगा, 22r का डिस्टेंस कवर करेगा ये पार्टिकल। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, इजी है, समझ में आ गया। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बस बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। बेटा देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, देन उसके बाद देखिए किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को किया जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन तो सब कुछ पता ही है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। तो अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। मान लो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। कितना चलता है, 4 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में। एंड देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, फिर ये 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। भाई राइट से बात है, वो टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा तभी तो नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा। तो ये 3 मीटर चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है जी, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। देखो ये पहले ईस्ट चला, फिर टर्न करके नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, आफ्टर दैट ही क्लिम्स अप, मतलब ये चढ़ा। अब पोल, एक यहां पे नॉर्थ पे एक पोल है, इस तरह से एक पोल बना हुआ, एक खंबा है, ऐसे खंबा लगा हुआ है, ऐसे खंबा लगा हुआ है। देखो ऐसा खंबा लगा हुआ है, समझ रहे हो क्या, ऐसे खंबा लगा हुआ है। तो जब ये आदमी ऐसे गया 4 मीटर, फिर ऐसे गया 3 मीटर, फिर एक पोल पे चढ़ गया, यहां पास चढ़ गया। ये पोल की हाइट कितनी है, देखो पोल की हाइट दे रहा है 12 मीटर, मतलब ये जो पोल है इस पोल की हाइट कितनी है, 12 मीटर की हाइट है। तो बच्चा यहाँ पे आके चढ़ गया, यहाँ पे आके चढ़ गया। अब क्या कह रहा है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल से इनिशियल तक की आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये और ये इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसी को तो बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई इनिशियल पोजीशन तो ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो हमें ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया कि 4 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर का तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है। अच्छा ये निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो ही तो आप ये निकाल पाओगे, मेरी बात समझ रहे हो ना। ये निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये निकलेगी पाइथागोरस से। ये अगर 90 डिग्री है, ये 3 है, 4 है, तो आपको पता है कितना होता है, 5 मीटर होता है। अब बात समझ में आ गई आपको। ये पोल है, बच्चा यहाँ पे चढ़ के खड़ा हो गया है, हमें यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप सोचो ये भी तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी तो बन गया कि नहीं, जिसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। इस हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 12, और बेस कितना है, 5। तो हम ये निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो पहले बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट के अंदर, एक तो पोल की हाइट कितनी थी, 12 मीटर, और ये बेस कितना है, 5 मीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये हो गया 169, और 169 होता है 13 का स्क्वायर होता है, बाहर आ गया। इसका मतलब अगर ये बच्चा पोल पे चढ़ के यहां बैठ गया तो इनिशियल पोजीशन से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। या बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 13 मीटर का हो जाएगा। क्लियर है। तो 13 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ मैग्नीट्यूड वाइज। अब बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस तो बहुत आसान है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की टोटल लेंथ। एक बात बताओ,
बच्चा गया 4 मीटर, फिर गया 3 मीटर, 4 3 7 और फिर गया 12 मीटर, तो 7 + 12 कितना हो गया 19 मीटर। इसका मतलब बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर करी है, टोटल 19 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आसान है। तो ये गया 4, ये गया 3 और ऊपर चढ़ गया 12 मीटर का, तो 3 + 4 हो गया 7, 7 + 12 कितना हो गया 19 हो गया। तो 19 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 13 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बच्चा पोल पर आकर बैठ चुका है। तो पोल से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वो कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है जी, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस निकल गया 5 मीटर, इन दोनों की हेल्प से बेस निकल गया और ये हाइट आपको दिया गया है 12 मीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके हम क्या निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो क्वेश्चन कितना आसान है, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए क्लियर है, जिसे बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए, कहीं मत जाइए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मैन हैज टू गो, जाना है उसको 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ चलना है, 40 मीटर ईस्ट की तरफ चलना है एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ कैफे फ्रॉम हिज होम। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द कैफे, टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया कैफे तक पहुंचने के लिए, एंड व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम, इसके घर से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैफे तक के डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन उसके बाद देखिए इसको किस अप्रोच के साथ करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, बहुत ही बेसिक डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब 50 मीटर ऊपर की तरफ चल रहा है। चलो भाई 50 मीटर ऊपर की तरफ चल गया, ठीक है जी। फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, अब ईस्ट के लिए वो राइट टर्न करेगा तभी तो ईस्ट जाएगा, तो ये 40 मीटर कहां चला गया, 40 मीटर ये ईस्ट की तरफ चला गया। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर साउथ कहां जाएगा, साउथ के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो 20 मीटर वो नीचे चला, सपोज 20 मीटर ये नीचे चला गया, 20 मीटर ये यहां पहुंच गया, मतलब इसका होम ये है और कैफे ये है। तो होम से चला था मतलब इनिशियल पोजीशन होम थी, और कहां पहुंच गया कैफे, मतलब फाइनल पोजीशन कैफे थी। तो बच्चा ऐसे गया नॉर्थ, फिर गया ईस्ट, फिर गया साउथ। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये तो बहुत ही आसान है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ की टोटल लेंथ। तो भैया गया ये यहां से यहां तक 50 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 20 मीटर, 50 + 40 कितना हो गया 90, 90 + 20 कितना हो गया 110 मीटर। इसका मतलब 110 मीटर का इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है अपने घर से कैफे तक पहुंचने के लिए। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आसान है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये है 20 और ये है 50, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना है बच्चे, यहां से यहां तक है 20 मीटर, क्योंकि ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, ये 50 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये कितना है 40 मीटर है भाई, ये डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, 40 मीटर ये है, 30 मीटर ये है, ये निकाल सकते हैं, ये 40 ये 30 ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस इक्वेशन से। तो पाइथागोरस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट के अंदर, ये हो गया आपके लिए बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 40, भाई ये 40 है तो ये भी 40 तो होगा ना, और ये क्या है ये 50 मीटर, पता है क्या है ये 50 मीटर, ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस 50 मीटर है, 50 मीटर ये होगी, 20 मीटर ये होगी, तो 20 में से 50 माइनस करेंगे 30, ये 30 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये 40 है तो ये भी 40 होगी, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, समझ में आ गया। ये पाइथागोरस इक्वेशन बन गया, देखिए पाइथागोरस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अब यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 30 की हो तो आपको हो जाएगा 900 प्लस 1600 हो जाएगा, कम्स आउट टू बी, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो अब इसका 50 बाहर ले लेंगे, 50 मीटर बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 मीटर हो गया। इसका मतलब बच्चा अपने घर से कैफे तक सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सी कवर कर सकता है 50 मीटर का, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब ये मत कहिएगा कि डायरेक्शन इसकी नॉर्थ ईस्ट होगी, नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कब होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तब होती है जब ये एंगल 45 डिग्री हो। ये एंगल 45 डिग्री नहीं है, देखिए हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 45 डिग्री नहीं है, हम एंगल निकाल सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में एंगल निकालना। खैर
इसकी डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहें तो इसकी डायरेक्शन आप वेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं। खैर बच्चे का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था 50 मीटर और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 110 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है। बताइए आसान क्वेश्चन है। अब बात आती है कि सर जरा हमको डायरेक्शन में निकाल के दिखाइए। चलो बेटे तुमको हम डायरेक्शन में निकाल के दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना एंगल बना रहा है, assumption लेते हैं लेट इट बी थीटा एंगल बना रहा है। चलो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30 अपॉन 40 भाई 0 0 कैंसिल कितना हो गया 3/4 और आपको मैंने बताया tan थीटा बराबर 3/4 होता है तो थीटा बराबर कितना होता है 37 डिग्री होता है। बोलो बच्चे ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल 37 डिग्री तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री होगा। भाई कैसा है अल्टरनेटिव एंगल है ना, है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है क्या। तो अगर ये एंगल थीटा अगर 37 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री होगा। होप सो ये बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। होप सो कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बताएं क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो आपने ये निकाल लिया, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेगा बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में कैसे होगा, तो आप कैसे बताएंगे, भी बहुत आसान है। देखिए पार्टिकल के अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। बोलो ठीक है। अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है मतलब पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ये और इसको दोनों को हमको लेकर चलना पड़ेगा ना। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। दिस इज व्हाट द वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप होगा। होप सो की बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा 50 मीटर ही आएगा। चलिए बात समझ में आ गई। तो इस तरह से और हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, बने रहिए। देखिए बेटा ये आज लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ऑल्दो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, आप अपने बुक के सारे क्वेश्चंस अब निकालिएगा और सॉल्व करिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है ना। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल ए रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए ठीक है, हम ले लेते हैं। मान लीजिए पार्टिकल ये ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और ए पर वापस आना चाहता है। तो ये ए से स्टार्ट कर रहा है और इसका सेंटर है, मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, और पहले ए से गया वो मान लेते हैं बी पर, फिर बी से गया सी पर, फिर सी से गया डी पर। तो फाइनली पहले वो ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से ए जा रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अब आपको पता है डायमीटर क्या होता है। डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सर्किल के सेंटर से पास करता है, उस कॉर्ड को बोलते हैं डायमीटर। अब आपसे क्या क्या कह रहा है कि देखो पार्टिकल चलना स्टार्ट कहां से कर रहा है, ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है। कैलकुलेट निकालना है डिस्टेंस। पहले तो निकालो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी। ए से बी तक जब पार्टिकल जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फिर पूछ रहा है ए से सी, मतलब जब पार्टिकल ए से सी जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर ए से डी, जब पार्टिकल ए से डी जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। फिर पूछ रहा है इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, मतलब जब पार्टिकल ए से चलता है और ए पर वापस आ जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो चार केस आपको दिया गया है। ए से बी तक टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए से सी तक टोटल डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए से डी तक टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और ए से पूरा ए तक वापस आ गया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दिया। तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत आसान है। क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। तो पहले हम बताते हैं ए से बी में जब पार्टिकल ए से बी चलेगा तो आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हो, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अर्क लेंथ। और अर्क लेंथ भाई क्या है, डिस्टेंस क्या है, अर्क। यहाँ पे अर्क क्या है, अर्क है ए बी। तो ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रेडियस आपस में बराबर है तो लिख दो रेडियस इनटू एंगल। ये कितना होता है बच्चे 90 डिग्री। तो अब इसको हम रेडियन लेते हैं, उसको लिखते हैं π/2। तो r π/2 बोलो है कि नहीं। तो ये क्या निकल गया डिस्टेंस, कहां से निकल गया ए से बी तक। तो पार्टिकल जब ए से बी तक जाएगा तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, r π/2 कवर करेगा। और इसका r क्या है, रेडियस है। दोनों मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए r मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 2, ये निकल गया डिस्टेंस। क्योंकि यहां से कह रहा है कि आप ये कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो भैया ए से बी में डिस्टेंस निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया सर्किल के केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। फॉर्मूला याद रखो बस,
2r cos थीटा बाय 2, बस। ठीक है जी। चलिए 2 r तो r रहेगा, थीटा, ये थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का, मतलब रेडियस के बीच का मिनिमम एंगल। तो मिनिमम एंगल तो यही होगा ना। हालांकि ये भी ले सकते हैं 270 डिग्री, लेकिन ये नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा क्या लेंगे 90 डिग्री, मतलब मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेंगे। और यहाँ पे दो वेक्टर क्या है, रेडियस फॉर्म में है। तो cos 90 बाय 45 डिग्री हो गए, तो 2r अंडर रूट 2, सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट 2r आ जाएगा। तो देखो a से b में पार्टिकल का डिस्टेंस आ गया r पाई बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट आ गया अंडर रूट 2r। कितना आसान है और कितना इजी है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, हम डिस्टेंस को ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस को और भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है और आपको पता है एक क्वाड्रेंट में अगर मूव करता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर पूरा सर्किल घूमता तो एक सर्कमफ्रेंस के बराबर होता, और एक सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है 2 पाई r होती है। लेकिन क्वाड्रेंट में घूम रहा है, मतलब एक सर्किल का एक रेवोल्यूशन का 1/4, तो 1/4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा पाई r बाय 2। देखो वही बात है, पाई r बाय 2, पाई r बाय 2, चाहे आप इस तरह से निकालो चाहे आप इस तरह से निकालो, बात बिल्कुल सेम है। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, ए सी बी में डिस्टेंस क्या होगा। तो इसी तरह से आपने ए सी बी में डिस्टेंस निकाल दिया और ए सी बी में क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। होप सो की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से बताइए कि ए से सी में पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसलिए देखिए मैं पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो नीट में IIT JEE में आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में। तो अब हम बात करते हैं ए से सी में। वेट करिए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये मान लो ए से सी का ये क्या है, अर्क लेंथ है, और अर्क लेंथ बराबर होता है रेडियस, है ना, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 मतलब होता है पाई, बोलो तो r मल्टीप्लाई बाय पाई। तो कई तरीके से कर सकते हो। तो डिस्टेंस, क्योंकि अब ये सेम ही सर्किल में घूम रहा है, और जब एक सर्किल घूमता तो 2 पाई r का सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस कवर करता। अब ये सेम ही सर्किल में घूम रहा है तो सर्कमफ्रेंस बाय 2, है ना, तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2 किया, क्योंकि सेम ही सर्किल में घूम रहा है। अगर एक सर्किल घूमता तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता, सर्कमफ्रेंस के बराबर करता। और सर्कमफ्रेंस कितना होता है बच्चे, 2 पाई r होता है। क्योंकि वो सेम ही सर्किल में घूम रहा है, आधे सर्किल में घूम रहा है, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, पाई r का डिस्टेंस कवर करेंगे। हम यहां से भी निकाल सकते हैं। और कैसे कर सकते, आपको पता है अर्क लेंथ, ये क्या हो गई अर्क लेंथ। अर्क लेंथ बराबर होता है इन दोनों रेडियस में से कोई एक रेडियस ले लो, और दो रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 180 को हम किस में लेंगे, रेडियन में, पाई, तो r मल्टीप्लाई बाय पाई। देखो r मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, अब बात करते हैं देखो डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भाई इनिशियल यहां से है, फाइनल यहां पे कर रहा है, तो इनिशियल से फाइनल यही तो हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, 2r का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लो बहुत आसान है जी, आसान है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अगर आपसे कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अगर आपसे कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखो इनिशियल तो ये है, फाइनल ये है, तो डायरेक्शन तो यही होगी ना, डायरेक्शन तो यही होगी ना डिस्प्लेसमेंट की, मतलब x एक्सिस के जस्ट अपोजिट। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, -2r i कैप, -2r i कैप, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दिस केस। खैर आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में पूछेगा तो -2r i कैप। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव x एक्सिस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा थर्ड केस कौन सा है, जब पार्टिकल a से d जाता है, a से d की तरफ जाता है। चलो करते हैं। अब करते हैं ए से डी में। जब पार्टिकल ए से डी में जाएगा तो हम डिस्टेंस को दो तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या है, अर्क लेंथ, ये हो गई अर्क लेंथ, बोलो हो गई। और अर्क लेंथ बराबर क्या होता है, अर्क लेंथ बराबर होता है रेडियस, ये और ये रेडियस बराबर ये मल्टीप्लाई बाय ये एंगल। अब ये एंगल देखो, डिस्टेंस के केस में ये वाला एंगल लेना, इस बात का ध्यान रखना, ये वाला एंगल, मेरी बात समझ रहे हो, डिस्टेंस के केस में हम ये वाला एंगल लेंगे, और ये एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब कितना होता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, हाँ 3 पाई बाय 2 होता है। तो होप सो की समझ में आ गई, डिस्टेंस बराबर होता है, आर्क लेंथ बराबर होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल इन रेडियन।
तो यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल होगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री को जब हम रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा 3π/2। बोलो क्लियर है? तो डिस्टेंस इस तरह से भी आ गया। एक और तरीका है, और देखो एक बात बताओ, अगर एक सर्किल पूरा करता तो सरकमफ्रेंस 2πr होता, आधा सर्किल करता तो सरकमफ्रेंस कितना होता πr होता, और आधा एक क्वाड्रेंट में करता तो कितना होता πr/2 होता। लेकिन ये कितना क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, तो तीन क्वाड्रेंट में कितना होगा डिस्टेंस, देखो एक क्वाड्रेंट में होता तो कितना होता πr/2 होता, फिर एक और क्वाड्रेंट में होता तो πr/2 होता, फिर एक और क्वाड्रेंट है क्योंकि πr/2 होगा। भाई देखो ना, ये एक क्वाड्रेंट में πr/2, फिर πr/2, फिर πr/2, तो πr/2 कितना हो गया 3πr/2 हो गया। लो बराबर आ गया कि नहीं? देखो, तो डिस्टेंस को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? आसान है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी निकाला आपने πr/2, फिर से πr/2, फिर से πr/2, तो कितना हो जाएगा 3πr/ इंटू आर भी करना, 3π/2 इंटू आर मतलब 3πr/2। बोलो क्लियर है? तो ये कितना क्वाड्रेंट है, ये तीन क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, इट कवर्स थ्री क्वाड्रेंट, इट कवर्स थ्री क्वाड्रेंट। ये कितना क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, क्वाड्रेंट, ये तीन क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। तो एक क्वाड्रेंट में चलने में कितना डिस्टेंस कवर करता है πr/2, दूसरे क्वाड्रेंट में फिर से πr/2, तो πr/2 प्लस πr/2 πr, फिर πr में हम πr/2 को ऐड कर देंगे तो 3πr/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जब भी आप निकालें तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला 2r cos θ/2। यहाँ पे थीटा क्या होता है, दो रेडियस के बीच का मिनिमम एंगल। अब पार्टिकल जा रहा है ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ, क्या हम एंगल ये वाला लेंगे? नो, ये एंगल लेंगे, मिनिमम एंगल लिया जाएगा, याद रखिएगा। ये थीटा हमेशा बताता है मिनिमम एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में जब ये थीटा जो होता है ना वो मिनिमम एंगल को शो करता है, तो ये 2 हो गया 2r cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2r cos 45 डिग्री, और 45 डिग्री होता है 1/√2, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ r आ जाएगा। तो देखो ए से डी में जब पार्टिकल जाएगा, ए से डी में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और कितना होगा √2r होगा। बोलो ठीक है? आसान है समझने। तो डिस्टेंस को निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जब पार्टिकल ए से चल रहा है और ए पर वापस आ रहा है तब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब पार्टिकल ए से चलेगा और ए पर ही वापस आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ए टू ए मतलब पार्टिकल ए से चला, ए पर वापस आ गया, तो भैया डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जा रहे हो और वापस आ रहे हो अपनी पोजीशन पे, नो, तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में सर्कमफ्रेंस के बराबर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है। तो पार्टिकल जब ए से चलेगा और ए पर वापस आ जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको निकालने के लिए हम, हमारे पास दूसरा तरीका भी कौन सा है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल सस्टेन एट द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल होता है 360 डिग्री। जब ए पे चला, ए पर वापस आ गया तो 360 डिग्री होगा ना, और 360 डिग्री मतलब 2π, तो 2π मल्टीप्लाई बाय r, तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, खैर चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो पार्टिकल ए से चल रहा है, इनिशियल पॉइंट से चला और इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया। जब पार्टिकल ए से चलता है और ए पर वापस आ जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। इस केस में जब पार्टिकल ए से चल रहा है, ए पर वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा। तो होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आपकी काफी क्लैरिटी भी, काफी चीजों की क्लैरिटी हो गई होगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। हालांकि क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अभी हम आगे और क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। जब ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन, इसके हम एक फाइनल न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। काइनेमेटिक्स में ये जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है मोशन वन डायमेंशन, जब ये खत्म हो जाएगा हम एक फाइनल न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे जिसमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे। कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। और चलिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और बाकी मेरा बहुत पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएंगे तो जल्दी से अपलोड कर देंगे। यहाँ तक के लिए आप अपनी तैयारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।